आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सबसे अलग है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं हर टाइम, हर दिन कोई ना कोई घटना घट रहा है। फिर भी जो महिलाएं हैं, जो मतलब अपने पति लोग का खून कर रही हैं, जो पति लोग को धोखा दे रही हैं, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी एक घटना मैनपुर से आया है, जहाँ पे एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का खून कर देती है। फिर उसके बाद चुपचाप अपने घर पे चली जाती है और अपने पति के खून करने के लगभग 12 या 15 दिन बाद ही वो दूसरी शादी कर लेती है और अपने आशिक के साथ में अच्छे से रहने लगती है। अपने 2 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती है और अपने घर वालों के बारे में भी नहीं सोचती है और उसके साथ ज़िंदगी सफ़र कर रही होती है। तभी एक दिन अचानक पुलिस उनके घर पे पहुंच जाती है और जब ये मामला लोगों तक आता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और पुलिस वाले भी ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, अगर उसको जाना ही था तो उसके साथ में वो भाग जाती, उसके साथ में वो शादी कर लेती। क्यों उसको ये ज़रूरी लगा कि वो अपने पति का ही खून कर दी? तो चलिए पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मैनपुर, वहीं की ये कहानी है। एक लड़की होती है जिसका नाम रीमा होता है। कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिला से शुरू होती है, जहां 11 अप्रैल को एक आदमी और एक औरत पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने देवर का और वो आदमी अपने छोटे भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस सबसे पहले उन लोग से ये पूछती है कि ये बताओ तुम्हारा भाई का नाम क्या था और तुम्हारा भाई काम क्या करता था। वो आप लोग भाई का नाम बताते हैं और बताते हैं साहब वो केरल में रहता था और अभी कुछ दिन पहले होली पे वो घर आया था और 31 मार्च से मेरा भाई गायब है, वो घर पे नहीं लौटा है। फिर उसके बाद जो जेठानी रहती है वो बोलती है कि उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम मीरा था, वो भी 7 अप्रैल से गायब है साहब, वो भी कहाँ पे है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि हमारे देवर के साथ में कोई गलत, कोई अनहोनी हो गया है। पुलिस वाले बोलते हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए और उनका मोबाइल नंबर दीजिए अपने देवरानी का और अपने भाई का, वो जो आदमी रहता है। फिर वो जब नंबर ले लेते हैं तो वो लोग उसका सीबीआर निकालते हैं, लोकेशन निकालते हैं। बाद में ये पता चलता है कि लास्ट लोकेशन उन लोग का सीबीआर से हाथरस में दिखाई देता है। फिर ये निकालने के बाद जब पुलिस वो एक से एक नंबर खंगालती है तो बाद में पता चलता है जो उसकी बीवी रहती है, जो गायब हुआ रहता है, जिसका नाम रीमा रहता है, वो अक्सर एक नंबर पे बात किया करती थी जिसका नाम रिंकू रहता है, रिंकू चौहान। पुलिस वाले फिर से जो लोग रिपोर्ट लिखवाए रहते हैं उनसे पूछते हैं कि ये बताओ ये कौन लड़का है जिससे आपकी जो मतलब देवरानी थी वो बात करती थी। फिर वो जेठानी बताती है कि देखो साहब, एक लड़का आता था और घर पे आने के बाद अपने आप को वो इसके मौसी का लड़का बताता था और हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे को उस पर डाउट रहता था कि वो उसका मौसी का लड़का नहीं है, वो उससे मिलने आता था। पुलिस वाले पूछते हैं ऐसा क्यों? वो बताती है कि साहब कभी कभी जो घर आता था तो वो कुछ दिन यहाँ पर रुकता भी था और रुकने के बाद मैं उनकी हरकतों से पता लगाती थी कि इन लोगों में शायद कुछ और संबंध है। मैं एक बार अपने घर पे भी सब लोगों से बोली थी, जिसके बाद रीमा को भी पता चल गया था कि मैं और मेरे घर वाले उस पर शक कर रहे हैं। तो वो झगड़ा करके और यहाँ से वो सिटी में रूम लेके रहने लगी। लेकिन हम लोग को क्या मालूम था कि वहाँ पे जाने के बाद भी वो क्या करती होगी, नहीं करती होगी। होली के टाइम में मेरे देवर घर पे आए और वो वहीं पर रहते थे और 31 तारीख को एक जगह शादी था, वहाँ पर वो लोग साथ में गए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो लोग कभी वापस आए ही नहीं। बस आई तो रीमा आई, इसके बाद और आगे हम लोग को नहीं कुछ पता है। रीमा भी एक हफ्ते बाद फिर गायब हो गई। अब पुलिस वाले जो रिंकू चौहान रहता है उसके चक्कर में पड़ जाती है, उसके पीछे पड़ जाती है। धीरे धीरे करके ये पता चलता है। फिर लगभग 25 अप्रैल को पुलिस को ये पता चल जाता है कि रीमा और जो रिंकू चौहान है वो लोग एक ही साथ में हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद दरवाज़ा जब खटखटाती है तो अंदर से रिंकू नहीं, सबसे पहले रीमा निकलती है जो सिंदूर लगाए रहती है। अब पुलिस उन दोनों को वहीं पे पकड़ लेती है। उसके बाद पकड़ने के बाद अच्छे से ले जाके थाने में पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद रीमा तो पहले इधर उधर की बात करती थी, जैसे कि उसे लगता था कि मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो तो रोने लगी, बोली मेरे पति गायब हो गए, उसके बाद मैं करती तो क्या करती, मैं इस लड़के से शादी कर ली और मैं जाती तो कहाँ जाती। फिर पुलिस वाले को बात खटक रही थी कि मतलब पति के गायब होने के कुछ दिन बाद कैसे कोई शादी कर सकता है। फिर पुलिस ने अच्छे से उन लोगों से पूछताछ की जब अपने तरीके से, तब उन लोग अपना जबान खोलने लगे।
तब रीमा बताती है कि मैं घर में अकेली पड़ी रहती थी और मैं काम काज करने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती थी। इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभी कोई पोस्ट भी डाल दिया करती थी। उसी में रिंकू चौहान जो था वो इटावा का रहने वाला था, कभी कभी वो लाइक और कमेंट भी किया करता था। धीरे धीरे हम लोगों में दोस्ती हो जाता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए, और बाद में हम लोगों में प्यार हो जाता है। अब रिंकू चौहान जो रहता है वो बोलने लगता है कि देखो यार, मुझे तुमसे मिलना है और तुमसे बात करना है, तुमको देखना है। तो मैंने उससे कहा कि देखो, इस जन्म में ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरा पति भी है। तब रिंकू चौहान बताता है कि तुम्हारा पति तो केरल में रहता है, वो कभी कभी आता है, क्यों नहीं हम उससे पहले शादी कर लें, और वो जब घर पे आएगा तो मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा, उससे पहले मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, और कोई पूछेगा तो तुम बता देना ये मेरे मौसी का लड़का है, और मैं भी यही सब बता दूंगा। उसके बाद लगभग 1 साल पहले ही रीमा घर वालों को कुछ उल्टा पुल्टा बताकर, मतलब मार्केट जा रही हूँ, जाकर वो मंदिर में रिंकू से शादी कर लेती है। अब जब भी रिंकू को आना रहता था वो घर पे आता था और ये बताता था कि वो मौसी का लड़का है, और रीमा भी यही बताती थी। फिर वो लोग 1-2 दिन उसके घर पे भी रुकता, फिर वो चला जाता। अब एक दिन ऐसा हुआ होली के टाइम में, जो रीमा का पति जो केरल में काम करता था वो वापिस मैनपुर आ जाता है, और मैनपुर आने के बाद पूरा बैग उग लिया रहता है। जो पत्नी रीमा रहती है वो उससे पूछती है कि आखिर में तुम पूरा बैग लेके क्यों चले आए। तब वो बताता है कि देखो रीमा, मैं बच्चों और तुम्हें छोड़कर केरल में नहीं रह सकता हूँ, अब मैं कोई और काम मैनपुर में ही कर लूँगा, और तुमको और तुम्हारे बच्चे को साथ में, मतलब हम लोग एक ही साथ में रहेंगे। अब रीमा को ये बात खटक गई, और जो उधर रिंकू चौहान था उसको भी ये नागवार गुजरी कि अब हम लोग मिल नहीं पाएंगे, और वो भी शादी कर ली थी, और बेचारा जो उसका पति था उसको कुछ पता ही नहीं था। अब ऐसे कर करके वो लोग एक प्लानिंग किया, और प्लानिंग करने के बाद 31 मार्च को एक शादी था। शादी में ये लोग जो गए, रीमा और उसके पति, और जाने के बाद शायद ये लोग वापस आ रहे थे कि क्या कर रहे थे, फिर रीमा वहाँ पे बहाना बनाती है और बोलती है कि क्यों नहीं हम लोग एक फ्रिज और कूलर ले ले, गर्मी अब बढ़ने वाली है। बेचारा पति उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि चलो ले लेंगे। फिर वो बताती है कि एक मेरा मौसी का लड़का है और उसकी अच्छी खासी जान पहचान है, उसकी दुकान भी है, वहाँ से हम लोग कम पैसे पे ले लेंगे। अब रीमा अपने पति को फुसला उसला कर वहाँ पे लेके जाती है, और वहाँ पे लेके जाने के बाद जो रिंकू चौहान रहता है उसका एक दोस्त भी रहता है, और वो लोग सब कोई मिलते हैं। मिलने के बाद अच्छे से वो लोग बियर पीते हैं और रीमा के पति को भी पिलाते हैं। जब रीमा का पति को होश नहीं आता, मतलब वो नींद में जाने लगता है, होश बिगड़ने लगता है, मतलब वो बेहोश होने लगता है, नशा में होने लगता है, तब उसके बाद पीछे से कोई आता है, रिंकू या उसका दोस्त एक भारी चीज से उसके सर पे मारते हैं, और उसके बदन पे भी कई जगह चोटें के निशान रहते हैं। मतलब तब तक उसको मारते रहते हैं जब तक वो बेचारा मर नहीं जाता, और मरने के बाद उसको वहां से उठाते हैं और हाथरस की किसी जगह रोड पे वो लोग ला के उसको फेंक देते हैं। और उसके बाद रीमा भी अपने घर पे आ जाती है, और उसका दोस्त भी वहां से चला जाता है, और रिंकू भी वहां से वो चला जाता है। और सुबह में जब रीमा आती है और जब इसके घर वाले पूछते हैं कि ये बताओ, तुम्हारे साथ में मेरा बेटा भी गया था, मतलब जो भी उसका नाम था उसका पति का, तो बताती है कि वो तो गया था, लेकिन वो कहीं पे गया कोई काम के लिए और नहीं आया, तो क्या मेरी गलती है। अब घर वाले इंतजार में करने लगते हैं कि शायद कहीं पर वो गया होगा और कुछ घंटों में लौट के वो आ जाएगा। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर जाता है, वो वापस नहीं आता है, और उसके 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 अप्रैल को रीमा भी घर से गायब हो जाती है। अब 8-9 तारीख को घर वाले इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा भी कहाँ चला गया और रीमा भी कहीं चली गई, शायद कोई अनहोनी तो नहीं हो गया है, अरे रीमा ने कुछ किया तो नहीं है। उसके बाद जाको 11 अप्रैल को उसके मतलब रीमा का जेठानी और उसका मतलब जो भसुर लगता है वो लोग रिपोर्ट लिखवाएं, यानी कि उसका भाई रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरा भाई कहाँ पे है। तब पुलिस वाले हाथरस, जो पुलिस जहाँ जहाँ पे ये एफआईआर लिखा गया रहता है मैनपुर में, फिर वहाँ से पुलिस हाथरस की पुलिस से बात करती है कि क्या आपको कोई लाश मिला था। तो वहाँ पर पता चलता है कि 1 अप्रैल को एक लाश मिला था रोड के किनारे, जो अज्ञात लाश था, और उसको पोस्टमार्टम भेजने के लिए, पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 72 घंटों तक इंतजार किया। अगर किसी का मतलब होगा, कोई अपना होगा तो कोई ढूंढते हुए आएगा, ना कोई पुलिस स्टेशन में कहीं पे कोई खबर था कि मतलब इससे पता चले हाँ यहाँ पे एक लाश मिली है। अब पुलिस वाले ये समझे कि शायद एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी गाड़ी उड़ी से लगा होगा। उसके बाद 72 घंटों के बाद उस लाश को पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है। अब आप लोग सोच सकते हैं जिसके घर वाले थे, जिसके सब लोग थे,
उसका एक अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने किया, मतलब लावारिस लाश समझकर। उसके बाद पुलिस उस रीमा को भी वो गिरफ्तार कर लेती है और उसके जो आशिक रहता है रिंकू चौहान, उसको भी जेल में भेज देते हैं और उसके दोस्त के पीछे अब पड़े हैं, जिस दिन वो भी पकड़ा जाएगा उसको भी जेल में शायद भेज दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आए पे आए न आए दिन एक से एक घटना हो रही है। अभी आप लोग देखे थे जो मेरठ में मुस्कान ने किया था, फिर उसके बाद औरैया ने एक और लड़के के साथ में किया था, तो शादी के 15वें दिन मौत के घाट उतार दिया था। फिर एक देवरिया में भी सुनने को आ रहा था जहाँ पे 10 साल कितना साल हो गया था, लेकिन पता ही उसका पति दुबई से घर पे आया, लेकिन उस रजिया सुल्ताना को ये नागवार गुजरा और अपने ही आशिक के साथ मिलकर उसका मर्डर करती है और लगभग 60-65 किलोमीटर दूर ला के सूटकेस में फेंक देती है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को सचेत करना है और आप लोग को जागरूक करना इस कहानियों के माध्यम से। क्योंकि अगर आप लोग गलत करेंगे तो गलत का नतीजा गलत ही होता है और कानून से कोई बच नहीं सकता है। तो जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका भाई भी अभी बाहर में है और यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलानी पड़ती है, टाइम नहीं मिलता है। आज संडे है तो लगभग शाम के टाइम में गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रूम में बहुत से लोग हैं और सब चीज़ देखना पड़ता है ज़िंदगी में। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।